तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने नर्सिंग थ्योरी के सब्जेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम पोस्ट आर एन सेकेंड सेमेस्टर एंड BSN 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी के लेक्चर BT न्यूमन की नर्सिंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल थ्योरी है। इंशाल्लाह आपको इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, इंतहाई सिंपल थ्योरी है, आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। सो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये BT न्यूमन की तस्वीर है। ठीक है, BT न्यूमन, इनका नाम क्या था? इनका नाम BT न्यूमन था। ठीक है, अच्छा जी, इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदजदील टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरीज। सबसे पहले हम थ्योरीज की बैकग्राउंड पर क्या करेंगे, रोशनी डालेंगे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे। इसके साथ साथ इस थ्योरी के जितने भी मेजर एजम्पशन है उस पर हम बात करेंगे कि इस थ्योरी में BT न्यूमन ने क्या बातें की थी, किस चीज़ पर उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया था। इसके साथ साथ इस थ्योरी के जो मेजर मेटा पैराडाइम है जिसमें हमारे साथ पर्सन, नर्सिंग आ जाता है, ठीक है, एनवायरनमेंट आ जाता है, ये सारी चीज़ें आती है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ न्यूमन सिस्टम मॉडल पर बात करेंगे। इसके अलावा हम न्यूमन का जो मॉडल है इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं अपने नर्सिंग प्रोसेसेस पे या नहीं, तो इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर इंतहाई सिंपल है, इंतहाई आसान है, तो इंशाल्लाह आपको इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होंगी। जैसे कि आपको पता है कि अब तक हमने मंदरजा झेल थ्योरीज जो है वो डिस्कस किए हुए हैं और कुछ थ्योरीज ऐसे हैं जो कि रहते हैं। तो इसमें जो थ्योरीज हमने डिस्कस किए हैं, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी है एनवायरमेंटल, वो आप सबको याद होगी। मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी आसान अल्फाज में उसको डिस्कस किया था। इसके अलावा वर्जीनिया एंडरसन की जो नर्सिंग नीड थ्योरी है उस पर भी हमने काफ़ी डिटेल के साथ बात की है। इसके अलावा हेल्गट पेप्लाई की जो इंटरपर्सनल थ्योरी है ये भी हमने डिस्कस की हुई है। इमोजिन किंग थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट, ये भी काफ़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो ये थ्योरीज आप लोगों को याद होने चाहिए। इसके अलावा ओरम सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, ये भी हमने डिस्कस की हुई है। इसके अलावा रॉ एडाप्टेशन मॉडल, इसको हम डिस्कस करेंगे। जीन वाटसन थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा ऑरलैंडो थ्योरी ऑफ ह्यूमन डायनेमिक नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ये थ्योरी जो है ये रहती है, इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। अब हम बात करेंगे बायोग्राफी ऑफ BT न्यूमन। BT न्यूमन की जो बायोग्राफी है उस पर हम बात करेंगे, मतलब इन्होंने अपने लाइफ में जो कारनामे सर अंजाम दिए थे तो उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें BT न्यूमन की पैदाइश के बारे में, तो BT न्यूमन जो थी वो 1924 में पैदा हुई थी ओहियो में। ठीक है, ओहियो जो है ये यूनाइटेड स्टेट का क्या है, यूनाइटेड स्टेट की एक स्टेट है। ठीक है, इनके जो वालिद मोहतरम थे वो क्या थे, वो किसान थे, फार्मर थे, खेती बाड़ी किया करते थे। ठीक है, अच्छा जी, BT न्यूमन जो थी 11 साल की थी जब इनके वालिद की क्या हुई, डेथ हुई। किस चीज़ की वजह से? क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से। इनके वालिद को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ था जिसकी वजह से उनकी क्या हुई, डेथ हुई। और जब इनके फादर की डेथ हुई तो इनकी उम्र क्या थी, 11 साल थी। ठीक है, हर लव फॉर नर्सिंग स्टार्टेड व्हेन शी टुक केयर ऑफ हर फादर। ठीक है, इनकी जो नर्सिंग से जो प्यार है ये कब से हुआ था, जब ये अपनी वालिद मोहतरम की केयर कर रहे थे। ठीक है, उनकी देखभाल कर रहे थे, तो इस दौरान इनको जो है नर्सिंग से बहुत ज़्यादा प्यार हुआ और यहाँ से इनकी नर्सिंग की जो शुरुआत है वो होती है। ठीक है, इनकी जो वालदा मोहतरमा है वो क्या थी, वो एक देहाती मिड वाइफ थी। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी जो BT न्यूमन है इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या, सॉरी, डेट ऑफ डेट ऑफ डेथ है वो क्या है, 2012 है, मतलब
2012 में इनकी क्या हुई थी, वफ़ात हुई थी। तो ये सिंपल बातें हैं जो कि मैंने आपको इंतहाई सिंपल अल्फाज में कही कि इनकी पैदाइश कहाँ पर हुई थी। इनकी पैदाइश ओहियो में हुई थी 1924 में, जो कि यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट है, ठीक है। इनके वालिद क्या थे, वो किसान थे। बीटी न्यूमन 11 साल की थी जब इनके वालिद की क्या हुई, डेथ हुई, ठीक है। इनकी नर्सिंग से जो प्यार है, नर्सिंग से जो लगाव है, ये तब से स्टार्ट हुई थी जब ये अपनी वालिद का देखभाल कर रही थी, उनका ख्याल रख रही थी, ठीक है। इसी तरह से इनकी जो वालदा है वो एक देहाती मिडवाइफ थी। इसके अलावा बीटी न्यूमन की जो डेट ऑफ डेथ है वो क्या है, 2012 है। तो ये सिंपल पॉइंट्स है, इसको आप लोगों ने याद करना है। एमसीक्यूज में ये पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें बीटी न्यूमन की, तो 1947 में इन्होंने क्या किया था, डिप्लोमा प्रोग्राम जो है वो क्या किया था, पूरा किया था फ्रॉम पीपल्स हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग से, ठीक है। पीपल्स हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग से इन्होंने 1947 में क्या किया था, डिप्लोमा हासिल किया था। इसी तरह से इन्होंने 1957 में फिर क्या किया, 1957 में फिर इन्होंने बैचलर डिग्री जो है वो पब्लिक हेल्थ एंड साइकोलॉजी में हासिल की। इसके अलावा 1966 में इन्होंने मास्टर डिग्री जो है वो पब्लिक हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ नर्स कंसल्टेंट के तौर पर जो है ये क्या किया था, मुकम्मल किया था। कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, ठीक है। ये चीज़ें आप स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए। सिंपल अल्फाज में मैं आप स्टूडेंट्स के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में किसी किस्म की कंफ्यूजन या दुश्वारी ना हो। मैं इंतहाई आसान अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ इस दौरान, तो आप लोगों को हर एक चीज़ की समझ आ जानी चाहिए। अच्छा जी, वन ऑफ द फर्स्ट नर्सेज लाइसेंस इन कैलिफोर्निया एज अ मैरिज एंड फैमिली काउंसलर, ठीक है। अगर बीटी न्यूमन के हम कारनामों के बारे में बात करें कि इन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं, तो ये पहली नर्स लाइसेंस, ये पहली नर्स थी जिनको जो है लाइसेंस मिला था कैलिफोर्निया में, मतलब एज अ मैरिज एंड फैमिली काउंसलर के तौर पर ये क्या कर रही थी, रोल प्ले कर रही थी, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि नर्सिस के हमारे साथ डिफरेंट रोल है, तो उन डिफरेंट रोल में जो बीटी न्यूमन थी वो मैरिज एंड फैमिली काउंसलर के तौर पर रोल प्ले कर रही थी कैलिफोर्निया में, ठीक है। और एक बाकायदा इनको लाइसेंस भी जो है वो इशू हुआ था, ठीक है। तो पहली नर्स खातून थी जो कि कैलिफोर्निया में इन ये जो है एज अ मैरिज एंड फैमिली काउंसलर के तौर पर रोल प्ले कर रही थी। इसके अलावा 1970 में बीटी न्यूमैन डिज़ाइन बीटी न्यूमैन डिज़ाइन अ नर्सिंग कंसेप्चुअल मॉडल, ठीक है। 1970 में बीटी न्यूमैन ने क्या किया था, एक नर्सिंग कंसेप्चुअल मॉडल जो है वो पेश किया था। और इसी तरह से आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद, मतलब 1972 में पब्लिश अ ड्राफ्ट ऑफ हर मॉडल। इन्होंने 1970 में जो मॉडल पेश किया था, सॉरी जो मॉडल इन्होंने डिज़ाइन किया था, तो उसी मॉडल को 2 साल बाद मतलब 1972 में इन्होंने फिर क्या किया, उस मॉडल को पब्लिश किया, ठीक है। पब्लिश 4 एडिशन ऑफ हर मॉडल। इसी तरह से इन्होंने अपने मॉडल के 4 एडिशन जो है वो पब्लिश किए थे। पहले वाले को 1974 में पब्लिश किया था, जो दूसरा एडिशन है वो 1989 में पब्लिश किया था, तीसरा एडिशन 1995 में किया था, और जो चौथा एडिशन है वो 2002 में किया था, ठीक है। तो ये 4 एडिशन थे जो कि इन्होंने पब्लिश किए थे डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। समझ आ रही है अब स्टूडेंट्स को? हेलो। यस सर, आ रही। अच्छा जी, वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द न्यूमन सिस्टम मॉडल। बीटी न्यूमन ने अपना जो सिस्टम मॉडल पेश किया था, तो उसको क्या नाम दिया था इन्होंने, न्यूमन सिस्टम मॉडल का नाम इन्होंने दिया था, ठीक है। न्यूमन सिस्टम मॉडल, इट फोकस ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट सिस्टम टू एक्चुअल और पोटेंशियल एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस
and the maintenance of the client system stability through primary, secondary, and tertiary nursing prevention intervention to reduce stressors. ठीक है। अच्छा जी, बीटी न्यूमन ने जो अपना मॉडल पेश किया था जिसको उन्होंने नाम दिया था न्यूमन सिस्टम मॉडल का, तो इस मॉडल में इन्होंने बेसिकली पेशेंट की जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, ठीक है, एक्चुअल और पोटेंशियल इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स को, तो इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था और इस पर जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया था, काम किया था। और इस तरह से इन्होंने जो है इन स्ट्रेसर को किस तरह से हम पेशेंट की जो सिस्टम है उससे हम रिमूव कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने पेशेंट को जो है स्टेबल रख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम अपने पेशेंट को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नर्सिंग प्रिवेंशन के ज़रिए उनके जो स्ट्रेसर्स है उसको रिड्यूस करके उससे हम उनको छुटकारा दे सकते हैं। तो इस पर जो है बीटी न्यूमन ने बहुत ज़्यादा काम किया था और इसके बारे में बीटी न्यूमन ने अपनी जो मॉडल है जिसको न्यूमन सिस्टम मॉडल कहते हैं, तो इस मॉडल में इन्होंने क्या किया था, वजाहत की थी कि किस तरह से हम अपने पेशेंट के सिस्टम में जो स्ट्रेसर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है इनसिक्योर फील करते हैं, पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनकी हेल्थ स्टेटस जो है वो नॉर्मल नहीं होती। तो किस तरह से हम इन इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर को रिड्यूस कर सकते हैं, वो कौन से अवामिल है जिसको अगर हम फॉलो करें, ठीक है, तो पेशेंट की जो सिस्टम है उसको हम स्टेबल बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बीटी न्यूमन ने काफ़ी डिटेल के साथ अपने मॉडल में क्या की थी, बातें की थी। तो इन बातों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे स्लाइड्स में, ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया था, इनके जो मेजर इजम्पशन है इनके मॉडल के वो ये है कि ईच क्लाइंट सिस्टम इज़ यूनिक, a composite of factors and characteristics within a given range of responses, ठीक है। each client system is unique, ईच क्लाइंट सिस्टम से मुराद ये है कि हर एक पेशेंट जो है वो दूसरे पेशेंट से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है, उनका जो मिजाज होता है, उनकी जो चीज़ों को रिस्पॉन्स देना होता है, ठीक है, किस तरह से वो चीज़ों को परसीव करता है, किस तरह से वो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स देता है, तो हर एक पेशेंट का जो है वो दूसरे पेशेंट से अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। सो मतलब ये है कि हर एक पेशेंट जो है वो क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। और अ कंपोजिट ऑफ फैक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक से मुराद ये है कि एक ख़ास लिमिट में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो जिसको ये क्लाइंट क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। मतलब ये कुछ फैक्टर्स और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये पेशेंट पर क्या होते हैं, असर अंदाज होते हैं। तो पहली बात जो बीटी न्यूमन ने अपने मॉडल में की थी वो ये की थी कि हर एक पेशेंट जो है वो दूसरे पेशेंट से मुख्तलिफ होता है और इसी तरह से हर एक पेशेंट जो है वो यूनिक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हर एक पेशेंट के जो फैक्टर्स होते हैं, जो खसूसियात होते हैं, वो दूसरे पेशेंट से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। और ये फैक्टर करेक्टरिस्टिक जो है इनको क्या करती है, असर अंदाज करती है, ठीक है। Many known, unknown and universal stressors exist. दूसरी बात इन्होंने अपनी मॉडल में ये की थी कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रेसेस है जिसके बारे में हमें पता है। मैनी नोन से मुराद ये है कि बहुत सारे स्ट्रेसर्स ऐसे हैं जिसके बारे में हमें पता है, बहुत सारे स्ट्रेसर्स ऐसे हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है। अननोन से मुराद मतलब हमें उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे स्ट्रेसर्स ऐसे हैं जो कि हर जगह पर मौजूद होते हैं। यूनिवर्सल से मुराद ये है, चाहे आप दुबई चले जाए, चाहे आप अमेरिका चले जाए, चाहे आप सऊदी अरेबिया चले जाए, कहीं भी चली जाए, ठीक है, पेरिस चले जाए, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेसर जो है वहाँ पर होंगे और आप इन स्ट्रेसर्स की वजह से क्या होंगे, मुतासिर होंगे। तो दूसरी बात बीटी न्यूमन ने अपनी थ्योरी में ये की थी कि बहुत सारे स्ट्रेसर्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है और कुछ स्ट्रेसर्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रेसर्स ऐसे भी होते हैं कि वो हर जगह पर हमारे साथ मौजूद होते हैं, चाहे हमारा इन्वायरमेंट कितना ही कंफर्टेबल
क्यों ना हो, ठीक है, चाहे हमारे इन्वायरमेंट में हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन स्ट्रेसर्स की वजह से हम क्या होंगे, मुतासिर होंगे, वो स्ट्रेसर जो है हमें इफ़ेक्ट करेंगी और वो स्ट्रेसर जो है हर जगह पर पाई जाती है, यूनिवर्सल का मतलब ये है। फिर क्या कहती है, each differ in its potential for disturbing a client usual stability level और normal line of defenses। वही बात है, जितने भी स्ट्रेसर्स होते हैं, चाहे वो आपको पता हो, चाहे वो उसके बारे में आपको पता ना हो, चाहे वो यूनिवर्सल हो, तो ये सारे मुख्तलिफ किस्म के जो स्ट्रेसर्स है, इन इनका जो डिस्टर्ब करने का जो शिद्दत होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, और इस तरह से पेशेंट की जो नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस होता है उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या करती है, डिस्टर्ब करती रहती है, और इस तरह से पेशेंट जो है इन स्ट्रेसेस की वजह से क्या होते हैं, मुतासिर होते हैं। तो ये दो मेजर इज़म्पशन जो है बीटी न्यूमन ने पेश किए थे अपने मॉडल में। इस दो इज़म्पशन के बारे में आपको समझ आ गई क्या नहीं, जो मैंने आपको बताई? सर आ गई। यस सर। ओके जी। फिर क्या कहती हैं, फिर कहती है कि प्राइमरी प्रिवेंशन रिलेट टू जनरल नॉलेज अप्लाइड and client assessment and intervention in identifying and reducing risk factor। प्राइमरी प्रिवेंशन हम किसे कहते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो केयरिंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी बीमारी के काज होने से पहले उसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसको हम ख़त्म करते हैं ताकि बीमारी का नाम वो निशानी बाकी ना रहे, तो इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारे साथ जनरल नॉलेज आती है, ठीक है, क्लाइंट के असेसमेंट के हवाले से, ठीक है, इंटरवेंशन के हवाले से, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, जिसके बेस पर हम उन तमाम रिस्क फैक्टर्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं। जब हमें उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता चल जाता है तो ज़ाहिरी बात है फिर हम उसको छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जो पेशेंट है वो हेल्दी रहे, उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उस पर किसी किस्म के एबनॉर्मल असरात ना रहे, ठीक है। अकर बिफोर द सिस्टम रिएक्ट टू स्ट्रेसेस, ठीक है। इसी तरह से प्राइमरी प्रिवेंशन जो है ये हम सबसे पहले करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उस टाइम जो है वो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, उनका जो है एनवायरनमेंट को किसी तरह से भी जो है उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ होता, एक्सपोजर नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम उनको मुख्तलिफ़ किस्म के वैक्सीनेशन कराते हैं, ठीक है। क्यों कराते हैं? क्योंकि हम उनको पहले से तैयार करते हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता उनका जो है किसी ऐसे ऑर्गेनिज़म के साथ जो है वो एक्सपोजर हो, तो पहले से इन ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ जो है इनकी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज़ जो है वो मौजूद हो ताकि वो इस तरह के ख़तरनाक ऑर्गेनिज़म्स को ख़त्म कर सके। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। सो प्राइमरी प्रिवेंशन हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं ताकि हमारे पेशेंट जो है ऐसे इन्वायरमेंट को एक्सपोज अगर हो भी जाए तो वो क्या हो, महफूज हो और उस इन्वायरमेंट का उन पर कोई असर ना हो, ठीक है। इंक्लूड इसमें हमारे साथ क्या आती है, प्राइमरी प्रिवेंशन में सबसे पहले हमारे पास हेल्थ प्रमोशन आती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेहत के हवाले से हम लोगों को क्या करते हैं, उनमें शऊर पैदा करते हैं, सेहत की जो अहमियत है उसके बारे में हम उनको बताते हैं, मुख्तलिफ हेल्थ ट्रेनिंग्स जो है हम लोगों को देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ वेलनेस उनको हम टीच करते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, किस तरह से वो अपने आप को वेल रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनको हम इम्यूनाइजेशन के हवाले से बताते हैं, इम्यूनाइजेशन की अहमियत के हवाले से उनको हम क्या करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, उनको हम सेहत के हवाले से एजुकेशन देते हैं, ठीक है, कि सेहत जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सेहत के हवाले से हम उनको एजुकेशन देते हैं, इसी तरह से एक्सरसाइज के बारे में हम उनको जो है एजुकेशन देते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में हम उनको बताते हैं कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखेंगे तो इससे आपकी जो सेहत है वो क्या होगी, हेल्दी होगी। इसी तरह से वेयरिंग अ सर्जिकल मास्क, ठीक है, मुख्तलिफ जो सर्जिकल मास्क होते हैं उनको
उनको पहनना, इसके हवाले से हम उनको क्या करते हैं, बताते हैं कि इसकी क्या अहमियत है, इससे आपको क्या-क्या फ़ायदे जो है वो पहुँचते हैं। तो ये सब कुछ जो है हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में करते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन का बेसिक मकसद यही होता है कि हम अपने पेशेंट को आने वाले ख़तरात से पहले से ही आगाह करें और वो उन ख़तरात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाएँ, ठीक है? और इस तरह से वो कभी भी उस खतरात के ज़द में ना आए। तो ये हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में करते हैं, ठीक है? और बेसिक मकसद जो है हमारा यही होता है कि हमारा पेशेंट जो है वो सेहतमंद रहे। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा लेवल आता है प्रिवेंशन का, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन रिलेट टू सिम्प्टोमेटोलॉजी फॉलोइंग रिएक्शन टू स्ट्रेसर्स। मतलब ये है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन ये हम तब करते हैं जब स्ट्रेसर्स जो है वो क्लाइंट पर अटैक कर लेती है और उस स्ट्रेसर्स के अटैक करने की वजह से क्लाइंट जो है वो मुतासिर हो जाए और उस स्ट्रेसर्स के जो साइन सिम्पटम्स है, ठीक है, वो क्लाइंट में कुछ हद तक जो है वो नमूदार होना शुरू हो जाए, वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम फिर अपने पेशेंट को उन एबनॉर्मल कंडीशन के मुताबिक हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं, केयर देते हैं और उनकी एबनॉर्मलिटी को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में करते हैं, ठीक है। अकर्ड आफ्टर द सिस्टम रिएक्ट टू स्ट्रेसर्स। एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोगों को जो है याद भी होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने ये बात की थी कि प्राइमरी प्रिवेंशन जो है हम सिस्टम के स्ट्रेसर्स के साथ रिएक्ट करने से पहले बिफोर जो है हम प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं, जबकि यहाँ पर सेकेंडरी प्रिवेंशन में लिखा गया है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन हम तब करते हैं जब सिस्टम जो है वो स्ट्रेसर्स के साथ क्या कर ले, रिएक्ट कर ले। मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, स्ट्रेसर से मुराद कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से जो लोग हैं वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, वो एबनॉर्मल फील करे, ठीक है, वो इरिटेट हो जाए। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऐसे एजेंट्स को हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। सो यहाँ पर सेकेंडरी प्रिवेंशन में ये बात की गई है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है ये हम तब देते हैं जब सिस्टम जो है स्ट्रेसर्स के साथ रिएक्ट कर ले। तो रिएक्ट करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन देते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, नीड प्रॉपर इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट टू रिड्यूस देयर नोशियस इफेक्ट, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में बेसिकली हमारा काम यही होता है कि जो बीमारी काज हुई होती है, जो एबनॉर्मेलिटी काज हुई होती है, तो उस एबनॉर्मेलिटी के लिए हम प्रॉपर इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन से मुराद ये है कि प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के मुताबिक फिर हम अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं और उन एबनॉर्मल कंडीशन के जो ख़तरनाक असरात होते हैं, नोशियस इफ़ेक्ट से मुराद जो ख़तरनाक असरात होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नॉक्सियस सर, नॉक्सियस बोलेंगे इसको, नॉक्सियस। नॉक्सियस, जी। अच्छा जी, नॉक्सियस इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि जो जितने भी ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, असरात होते हैं, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, इस इंटरवेंशन ट्रीटमेंट के ज़रिए रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेंथनिंग द इंटरनल लाइन ऑफ रेजिस्टेंस एंड और रिमूविंग द स्ट्रेसर्स, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन को करने का बेसिक जो हमारा मकसद होता है वो यही होता है कि हम अपनी बॉडी का जो इंटरनल लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है, या तो उसको हम क्या करें, मजबूत से मजबूत तर बनाएं, या जितने भी स्ट्रेसर्स है उसको हम क्या करें, ख़त्म करें, रिमूव करें। स्ट्रेसर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से जो हेल्दी लोग हैं वो क्या हो जाए, अनहेल्दी हो जाए, या वो डिस्टर्ब हो जाए, या उनकी जो इक्विलिब्रियम स्टेटस है वो क्या हो जाए, वो एबनॉर्मल हो जाए, अनबैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ों को हम स्ट्रेसर्स कहते हैं, ऐसे एजेंट्स को हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन का मकसद यही होता है कि हम ऐसे एजेंट को क्या करें, रिमूव करें। तो जब हम ऐसे एजेंट्स को रिमूव करेंगे तो ज़ाहिरी बात है वो पेशेंट जो है वो फिर से जो है उनकी जो सेहत है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी और वो फिर से एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजारना शुरू करेंगे।
ठीक है, समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? नहीं। ओके, वेरी गुड। मजीद कहते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन कैसे कहते हैं? Tertiary prevention relate to the adjunctive processes as reconstitution begin and maintenance factor move the client back in a circular manner toward primary prevention. Occurred after the system has been treated through secondary prevention strategies. Example: educating client on using crutches आफ्टर एम्पुटेशन। एम्पुटेशन किसे कहते हैं? एम्पुटेशन ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी बॉडी की कोई पार्ट को क्या करते हैं, अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, कट ऑफ करते हैं। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उनकी जो पाँव है, उसकी जो उंगली है, ठीक है, वो ख़राब हुई है, तो उस पूरे पाँव को उस उंगली से बचाने के लिए हम उस उंगली को क्या करते हैं, काट लेते हैं, उस पाँव से अलग कर देते हैं, ताकि जो बाकी पाँव है वो क्या रहे, महफूज रहे। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को एम्पुटेशन कहते हैं, ठीक है। सो टर्शरी प्रिवेंशन क्या है? टर्शरी प्रिवेंशन ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम अपने पेशेंट को क्या करते हैं, हम अपने पेशेंट को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी उस बीमारी के साथ, अपनी उस एबनॉर्मेलिटी के साथ एडजस्ट हो जाए, ठीक है, उसके साथ अपने आप को अडाप्ट करने की जो है कोशिश करे, और उसके साथ साथ जो है अपने आप को आदी बनाए, और उसके साथ साथ अपनी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है उसको नॉर्मल लोगों की तरह जो है वो करना शुरू करे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन हम तब देते हैं अपने पेशेंट को जब उनको ऑलरेडी हमने सेकेंडरी प्रिवेंशन दिया होता है, और सेकेंडरी प्रिवेंशन के ज़रिए उनके जो एबनॉर्मल कंडीशन है उसको हमने कुछ हद तक जो है वो क्या किए होते हैं, रिड्यूस कर लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर जो डिसेबल लोग होते इसको हैं, हम टर्सरी प्रिवेंशन कहेंगे, ठीक, प्राइमरी नहीं। हाँ जी, टर्शरी प्रिवेंशन कहेंगे, बिल्कुल। सर सेकेंडरी प्रिवेंशन रिपीट कीजिएगा प्लीज। सेकेंडरी सर इसमें एक वर्ड ये भी आया है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। टर्सरी प्रिवेंशन में रिलेट्स टू द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस एज रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दोबारा से रीबिल्ड किया है हमने उसको। देखिए, अभी मैं यही आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हमारे साथ जब एक बंदा जो है एक्सीडेंट कर लेता है, ठीक है, एक्सीडेंट करने के बाद वो क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, ठीक है, मतलब वो मजबूर हो जाता है, नॉर्मल लाइफ से वो एबनॉर्मल लाइफ में चला जाता है, मजबूर हो जाता है। तो अब ऐसे बंदे के लिए इस मजदूरी में रहना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर हमारा माशरा जो है फिर ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं। सो टर्शरी प्रिवेंशन ये एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम जितने भी डिसेबल लोग होते हैं, तो उनकी जो डिसेबिलिटी होती है उसको हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो दूसरे लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्हिसार ना करे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो खुद से करे, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट रहे और दूसरों के मोहताज वो ना रहे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टर्शरी प्रिवेंशन कहते हैं। टर्शरी प्रिवेंशन का बेसिक मकसद हमारा यही होता है कि हम जो एबनॉर्मल लोग होते हैं, जो डिसेबल लोग होते हैं, ठीक है, जो कि महरूमियों का शिकार हुए होते हैं, नाउमीदियों का शिकार हुए होते हैं, ठीक है, तो उसको हम फिर से एक उम्मीद देते हैं, उनको फिर हम दोबारा ज़िंदगी की तरफ जो है लाते हैं, ठीक है, उनमें फिर से हम एक उम्मीद जो है वो पैदा करते हैं, जिसके बेस पर वो फिर से ज़िंदगी जो है गुजारना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद से करते हैं, दूसरे लोगों के मोहताज जो है वो नहीं रहते, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टर्शरी प्रिवेंशन कहते हैं। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है उसको हम इस हद तक कम कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं कि वो बंदा जो है दोबारा से नॉर्मल लोगों की तरह से जो है लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं। री मीन अगेन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन बनाना या बनना, ठीक है। सो दोबारा से हम उनको जो है इस काबिल बना देते हैं कि वो अपने लाइफ को नॉर्मल लोगों की तरह गुजारना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
समझ आ गई इसकी अब? जी सर, आ गई है रिकॉन्स्टिट्यूशन की समझ। ओके, वेरी गुड। सो टर्शरी प्रिवेंशन हम कब देते हैं? टर्शरी प्रिवेंशन हम तब देते हैं जब सेकेंडरी प्रिवेंशन के ज़रिए हम उनको ऑलरेडी ट्रीटमेंट दे चुके होते हैं। तो ट्रीटमेंट देने के बाद जो है उनकी जो डिसेबिलिटी है उसको हमने इस हद तक रिड्यूस कर लिया होता है। तो फिर प्राइम जो टर्शरी प्रिवेंशन होता है, तो टर्शरी प्रिवेंशन के ज़रिए फिर हम उनको क्या करते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक सिखाते हैं, मुख्तलिफ स्किल सिखाते हैं, उनको हम होप देते हैं, उम्मीद देते हैं, और उनको हम ज़िंदगी की तरफ दोबारा से राग़िब करते हैं, ठीक है। और फिर वो एक नॉर्मल लोगों की तरह से लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं और अपनी ज़रूरियात खुद से पूरी करते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये हम टर्शरी प्रिवेंशन में करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में कहते हैं कि एजुकेटिंग क्लाइंट ऑन यूजिंग क्रूचेस आफ्टर एम्पुटेशन। ज़ाहिरी बात है, आपने एक बंदे की जो है बॉडी पार्ट को रिमूव कर दिया तो वो बंदा जो है महरूमियों का शिकार होगा, ठीक है। उसमें महरूमिया जो है वो जन्म लेगी, वो जो है एहसास कमतरी का शिकार होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप क्लाइंट को टीच नहीं करेंगे, उनको जो है अगर आप गाइड नहीं करेंगे, तो वो फिर मज़ीद मुख्तलिफ जो क्या कहते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। वो सुसाइड की तरफ जा सकते हैं, सुसाइडल थॉट जो है उसमें पैदा हो सकते हैं महरूमियों की वजह से, तन्हाई की वजह से। तो ऐसे सिचुएशन में हम उनको क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, ठीक है। उनको जो है मुख्तलिफ स्किल सिखाते हैं, उनको जो है चलने का तरीका सिखाते हैं कि क्रूचिस के ज़रिए वो कैसे अपनी जो वॉकिंग है उसको मेंटेन रख सकते हैं, कैसे वो चल फिर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से हम उनको एजुकेट करते हैं। तो ये सब कुछ हम किस में करते हैं, टर्शरी प्रिवेंशन में करते हैं, सही है। जी सर। ओके, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सब कंसेप्ट। इस थ्योरी के जो सब कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब इस थ्योरी में जो बुनियादी चीज़ें हैं तो उसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल कोर की। सेंट्रल कोर से क्या मुराद है? सेंट्रल कोर से मुराद हमारे बॉडी के जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब हमारी बॉडी टेम्परेचर हो गई, ठीक है। इसी तरह से हमारे बॉडी जो डिफेंस सिस्टम है ये हो गया, ठीक है। हमारे बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस है ये हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेंट्रल कोर में आती है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ दोज बेसिक सर्वाइवल फैक्टर्स कॉमन टू द स्पीशीज, ठीक है। मतलब ये है कि सेंट्रल कोर ये वो चीज़ है जो कि हमारे बॉडी के जो बुनियादी सर्वाइवल फैक्टर होते हैं, बेसिक सर्वाइवल फैक्टर से मुराद ये है कि वो चीज़ें जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी का टेम्परेचर सिस्टम हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन सिस्टम कहता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल ना करे, ठीक है, हमारे टेम्परेचर को सही तरह से रेगुलेट ना करे, तो या तो हम बहुत ज़्यादा हाइपरथर्मिक हो जाएंगे या हाइपोथर्मिक हो जाएंगे। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, अगर 40 तक पहुंचा, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, मतलब 35 टू 37 38 है, 39 तक हो जाती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर 40 या 40 से ऊपर गया तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं तो वो इस इतने ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से फिर हमारी बॉडी में जितने भी एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं तो उसकी ब्रेकडाउन नहीं होंगी। जब उसकी ब्रेकडाउन नहीं होंगी, एनर्जी नहीं बनेगी। जब एनर्जी नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स है उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो ज़ाहिरी बात है वो काम फिर नहीं करेगी, और जब काम नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली बंदा जो है वो क्या हो जाएगा, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, हाइपोथर्मिक हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कूल्ड हो जाए, तो फिर हम फ्रोज बाइट का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। फिर उस सिस्टम में लो टेम्परेचर पर भी हमारी बॉडी जो है वो सही तरीके से काम नहीं करती, ठीक है, और ऑटोमेटिकली हम फिर एबनॉर्मल हो जाएंगे, और फिर हम
ज़िंदगी गुजारने के या रहने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिक सर्वाइवल फैक्टर में आती है। इसी तरह से हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, बॉडी डिफेंस सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी हमें मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अगर ये ना हो हमारे बॉडी में तो फिर एकदम से छोटी सी चीज़, कमज़ोर से कमज़ोर चीज़ जो है वो हमारी बॉडी को क्या करेगी, वो इफ़ेक्ट करेगी और हम जो है इंतहाई सेंसिटिव होंगे उन सारी चीज़ों को, और फिर हम ऐसी कंडीशन में लाइफ को नहीं गुजार सकेंगे, ठीक है। तो बेसिक सर्वाइवल फैक्टर से मुराद ये सारी चीज़ें हैं जिसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये बेसिक फैक्टर्स जो है हमारे सेंट्रल कोर को बनाती है, ठीक है। दीज फैक्टर इंक्लूड, इस फैक्टर में हमारे मुख्तलिफ सिस्टम आते हैं, ठीक है। सिस्टम वेरिएबल हो गया, जेनेटिक फीचर्स आ गए। जेनेटिक फीचर से मुराद मतलब हमारे पेरेंट्स से हमें जो करेक्टरिस्टिक्स मिले होते हैं, हमारी स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेसेस हो गए, ठीक है, मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स के। तो ये सारी चीज़ें हमारे बेसिक सर्वाइवल फैक्टर में आती हैं। इन सारी चीज़ों को आगे स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसे कहते हैं? स्टेबिलिटी occur when the amount of energy that is available exceed that being used by the system is called stability। मतलब एनर्जी की वो अमाउंट जो कि हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है और वो अमाउंट जो है हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मौजूद हो, ठीक है, तो इसको हमारे सिस्टम जो है वो फिर आसानी से यूज़ करती है। तो इस तरह से हमारे सिस्टम क्या रहती है, स्टेबल रहती है, ठीक है, अनस्टेबल नहीं होती, स्टेबल रहती है, बैलेंस में रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेबिलिटी कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो अगला टर्म आता है इसको कहते हैं क्लाइंट वेरिएबल। क्लाइंट वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल मतलब कोई भी ऐसी चीज़, वेरिएबल से मुराद वेरी मतलब जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ठीक है, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं या फैक्टर्स, ठीक है। क्लाइंट वेरिएबल, क्लाइंट वेरिएबल्स में हमारे साथ फिजियोलॉजिकल आ जाते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल आ जाते हैं, सोशियो कल्चर, डेवलपमेंटल एंड स्पिरिचुअल वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल से मुराद फैक्टर्स है, ठीक है। सो क्लाइंट वेरिएबल से मुराद वो फैक्टर जो कि क्लाइंट को मुतासिर करती है, क्लाइंट पर असर रसूख रखती है, तो उसको हम क्लाइंट वेरिएबल कहते हैं। तो इसमें हमारे साथ फिजियोलॉजिकल वेरिएबल भी आते हैं जो कि हमारे बॉडी फंक्शंस को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल जो कि हमारे मेंटल एबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट करती है। सोशियो कल्चर जो कि हमारे माशरती और हमारे जो रस्म व रिवाज है उसको क्या करती है, उसको मुतासिर करती है या उसके ज़रिए क्लाइंट को मुतासिर करती है, ठीक है। डेवलपमेंटल और स्पिरिचुअल ये वो वेरिएबल है जो कि क्लाइंट को क्या करती है, मुतासिर करती है। तो इन सारे वेरिएबल्स को अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सही है, समझ आ रही है अब स्टूडेंट्स को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी वर्ड में? नो सर। ओके, वेरी गुड। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल की हम बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल रेफर्स टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन है, ठीक है, और हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हमारा बॉडी जो है किस तरह से बनी हुई है, ठीक है, हमारे बॉडी का ढांचा जो है वो किस तरह से है, ठीक है, तो इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। जबकि फंक्शन से मुराद ये है कि हमारे बॉडी का हर एक पार्ट जो है उसका अपना एक अलग रोल होता है, उसका अपना एक अलग फंक्शन होता है। तो फिजियोलॉजिकल वेरिएबल से मुराद ये है कि हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जितने भी फंक्शन है, तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं और उन फंक्शन और उन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, अगर इन स्ट्रक्चर्स और इन फंक्शन में कभी कमी आ जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्लाइंट क्या होगा, मुतासिर होगा। अगर फंक्शन जो है ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या ज़रूरत से कम हो जाए तो दोनों कंडीशन में मुतासिर कौन होंगे, क्लाइंट होंगे, ठीक है।
इसी तरह से साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स है, साइकोलॉजिकल साइको से निकला हुआ है, मतलब ये आपकी जितनी भी मेंटल एबिलिटीज़ है, मेंटल प्रोसेसेस है, उससे रिलेटेड है। सो साइकोलॉजिकल वेरिएबल रिफर्स टू मेंटल प्रोसेसेस एंड रिलेशनशिप इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल वेरिएबल। जितने भी हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं, मेंटल प्रोसेसेस में आपकी जितनी भी थिंकिंग एबिलिटीज़ है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ है, जितने भी आपके थॉट प्रोसेसेस है, जितने भी आपके इमोशनल प्रोसेसेस है, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो अगर हमारे थॉट्स, अगर हमारे इमोशंस ये एबनॉर्मल हो, अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, तो ओवर थिंकिंग किस वजह से करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें क्लाइंट को मुतासिर करती है। इसके साथ साथ सोशियो कल्चर वेरिएबल्स, सोशियो मीन सोसाइटी से निकला हुआ है, कल्चर से कल्चर मीन कल्चर है, ठीक है। सो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, ये भी हमें डायरेक्टली क्या करती है, मुतासिर करती है। आप सबको पता है कि जो कल्चर है, जो रस्म व रिवाज है, आजकल जो नए नए रस्म व रिवाज बने हुए हैं, तो इसकी वजह से जो है आजकल की जो जनरेशन है, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है और बुरी तरह से मुतासिर हुई है, अच्छी तरीके से मुतासिर नहीं हुई है। इसके नेगेटिव असरात जो है आजकल की जनरेशन पर जो है पड़े हैं, क्योंकि मेरे ख़्याल से बहुत सारे ऐसे रस्म व रिवाज है, ठीक है, जो कि आजकल लोगों ने, आजकल के जो अमीर तबका है, उन्होंने जो है उन्होंने बनाए हुए हैं और उसी को फॉलो करने की कोशिश में लोग जो है अपनी जो लाइफ है उसको क्या कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सोशियो कल्चर वेरिएबल जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है किसी भी बंदे के लाइफ को, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ क्या आता है, रेफर टू द सिस्टम फंक्शंस दैट रिलेट टू सोशल कल्चर एक्सपेक्टेशंस एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। मतलब ये है कि आजकल के जो रस्म व रिवाज है और आजकल की जो सोसाइटी है और इन सोसाइटी में जो इतने भी लोग रहते हैं, तो इन्होंने ख़ुद से अपने रस्म व रिवाज बनाए हुए हैं और इस तरह से ये लोग जो है फिर दूसरे लोगों से ये उम्मीदें वाबस्ता करते हैं कि ये लोग जो है हमारे रस्म व रिवाज को फॉलो करेंगे, हमारे रस्म व रिवाज का ख्याल रखेंगे। जब इस तरह से नहीं होता, तो इसकी वजह से फिर ये एक दूसरे पर दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से लोग क्या होते हैं, सोशियो कल्चरी मुतासिर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पिरिचुअल वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं, तो इससे मुराद रिफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पिरिचुअल बिलीव, मतलब हर एक बंदे का जो है अपना एक बिलीव होता है, ठीक है। मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब क्या कहते हैं, जो जादू टोना है इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। मुसलमानों में तो ख़ैर ये चीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब जो समझदार होते हैं, जो जिनमें ईमान होता है, ठीक है, मतलब ईमान की थोड़ी-सी भी उनमें झलक होती है, तो वो इन जादुई चीज़ों, ये खौफ हो गया या जो जिन वग़ैरह होते हैं, इनसे नहीं डरते। ये चीज़ें हकीकत में है, लेकिन इन चीज़ों से जो है डरते नहीं हैं, ठीक है। बस इसको सिर्फ़ एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, इसका ज़िक्र हुआ है तो ये चीज़ें मौजूद हैं, हमारे मज़हब में इन चीज़ों का ज़िक्र हुआ है तो ये चीज़ें मौजूद है, लेकिन डरना जो है हमें किसी भी चीज़ से नहीं चाहिए, ठीक है। सो स्पिरिचुअल वेरिएबल से मुराद ये है कि हर एक बंदे की अपनी एक बिलीव होती है और वो जो बिलीव, उनके जो अकायद होते हैं, वो उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा असर, उन पर बहुत ज़्यादा असर रसूख रखती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बातों की आप स्टूडेंट्स को? कोई कंफ्यूजन है इसमें?